हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म संकेत एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में जैसा कि पिछला वीडियो मैंने दोस्तों साइटोलॉजी से संबंधित चीज़ों को कराया था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों सलवाल से संबंधित चीज़ों को मैंने कराया था, वह मेरी बिल्कुल लास्ट टॉपिक था, है ना दोस्तों। वहीं से कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में, है ना दोस्तों। देखिए, ये बायोलॉजी की क्लास है, ध्यान से समझिएगा। मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर से बता रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए, बीपीएससी है ना दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 से संबंधित लगभग 1 लाख वैकेंसी, हो सकता है इससे ज़्यादा भी है ना दोस्तों। हो सकता है 1 लाख वैकेंसी, 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आ जाए, है ना दोस्तों। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ज़रूर ध्यान दीजिएगा। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो एग्ज़ाम होगा, हालांकि पीआरटी 1 to 5 है ना दोस्तों, और 6 to 8, 9th to 10th और 11th 12 के लिए एग्ज़ाम कराती है बीपीएससी टीआरई 4.0 में होने वाले हैं एग्ज़ाम। ठीक है, ये जो क्लास है, ये जो क्लास होगी बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 6 to 8 और 9th to 10th क्लास के लिए, ये टीचर्स के लिए ये बहुत ही अच्छी क्लास रहेगी, है ना दोस्तों। देखिए, बिहार में क्या है कि ये टीजीटी बोलते हैं 9th to 10th को, और इसे दोस्तों मिडिल स्कूल टीचर बोल देते हैं, यानी जूनियर की वैकेंसी रहती है। इन दोनों के लिए, इन दोनों एग्ज़ाम के लिए ये जो मैं कोर्स करा रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट कोर्स बैठेगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में भी कई सारी बातें बताई हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना दोस्तों। देखिए, अब जो साइंस सब्जेक्ट से संबंधित होंगे, है ना दोस्तों, चाहे 6 to 8 हो, उनके लिए भी ये साइंस सब्जेक्ट रहेगा। चाहे टीजीटी हो, उनके लिए भी ये साइंस सब्जेक्ट कहा जाएगा। उसमें दोस्तों देखिए, ध्यान से बिल्कुल समझिए, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ठीक है, अभी की क्लास मैं ये बायोलॉजी की क्लास कराने चल रहा हूँ, है ना दोस्तों। और देखिए, प्लेलिस्ट के रूप में मैंने प्लेलिस्ट इसकी बना दी है। ठीक है, एक एक वीडियो क्रमवार आप देख सकेंगे। फिजिक्स की भी मैंने कुछ वीडियो डाले हैं, आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, है ना दोस्तों। इसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल दी है, आप ज़रूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप प्लेलिस्ट के रूप में आप देख सकते हैं सभी चीज़ें। चलिए आगे देखेंगे, बहुत जल्द केमिस्ट्री की भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। चलिए देखेंगे, मेरा कंटेंट बिल्कुल बढ़िया तरीके से ईमानदारी से कराया जाएगा। ठीक है, चलिए पिछली क्लास आप उठा करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे, है ना दोस्तों। देखिए, मैंने पिछली क्लास में सलवार से संबंधित चीज़ों को कराया था। टॉपिक चल रहा है साइटोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी से संबंधित। देखिए, साइटोलॉजी साइटोलॉजी से संबंधित टॉपिक चल रहा है, कोशिका विज्ञान से संबंधित। मैंने सलवार से संबंधित चीज़ों को बताया था। अब देखिए, सलवार के मैं कुछ फंक्शन बता रहा हूँ, है ना दोस्तों, कार्य। ठीक है, कुछ फंक्शन बता रहा हूँ, मुख्य कार्य देख लेंगे। देखिए, सलवार क्या करती है, सलवार सेल्स को एक निश्चित आकार प्रदान करती है ना दोस्तों। सलवार जो है, यानी कोशिका भित्ति जो है, देखिए स्पष्ट बात समझ लीजिए, पॉइंट वाइज लिखते रहेंगे। अगला पॉइंट हो जाएगा, देखेंगे सलवार जो है, देखिए ये सेल को सुरक्षा प्रदान करती है ना, सेल को सुरक्षा। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, चलिए देखेंगे। अगला पॉइंट हो जाएगा, सेल को दृढ़ता प्रोवाइड कराती है ना दोस्तों। सेल को रिजिडिटी, है ना दोस्तों, रिजिडिटी यानी कि दृढ़ता, कौन, सेल वॉल। ठीक है, ये चीज़ें हैं, आप देखते रहेंगे। बाकी आगे आप देखेंगे, सेल वॉल के बारे में भी मैंने पिछले क्लास में बता दिया था। देखिए, जैसे कि बताया था, सेल वॉल जो है, देखिए प्लांट सेल में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है ना दोस्तों। और बैक्टीरिया में सेल वॉल जो है म्यूकोपेप्टाइड एंड पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल जो है काइटिन की बनी होती है, और एल्गी की सेल वॉल जो है पैक्टिन की बनी होती है ना दोस्तों। बात समझ रहे होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, है ना दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी।
सेल वॉल पढ़ी थी, है ना दोस्तों। अब हम सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अतिरिक्त हम चीज़ें पढ़ने चल रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म चलिए देखेंगे, साइटोलॉजी का ही हिस्सा है। देखेंगे प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चलिए देखेंगे, देखिए जीवद्रव्य के बारे में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया, है ना दोस्तों। इस चीज़ को हम देख लेंगे, चलिए देखेंगे। देखिए प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है किसने दिया सबसे पहले, है ना दोस्तों, पुरकिंजे ने दिया था, है ना दोस्तों। चलिए प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म टर्म गिवन बाय, किसने दिया था, पुरकिंजे, पुरकिंजे ने दिया था। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और देखिए प्रोटोप्लाज्म के अलावा देखिए इसे हम सारकोड टर्म भी नाम दिया गया था। क्या कहते हैं, सारकोड। सबसे पहले यही नाम दिया गया था, क्या, सारकोड। ठीक है, सारकोड टर्म गिवन बाय, किसने दिया था दोस्तों, देखिए डुजार्डिन ने दिया था, डू डुजार्डिन ने दिया था। ठीक है, इस चीज़ को आप समझेंगे। और देखिए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, है ना दोस्तों, जीवन का भौतिक आधार, प्रोटोप्लाज्म को किसने कहा था, हक्सले ने कहा था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। क्या है, फिजिकल, ध्यान से इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जो है किसने कहा था, हक्सले ने कहा था, हक्सले। ठीक है, हक्सले, हक्सले ने कहा था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। देखिए प्रोटोप्लाज्म से संबंधित चीज़ें हैं। और ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना, देखिए सेल है, होती है हमारी, ध्यान से देखेंगे। ये कोई हमारी सेल है मान लीजिए। ठीक है, अब इस सेल में देखिए ये क्या भरा हुआ है, द्रव क्या भरा हुआ है दोस्तों, ये भरा हुआ है साइटोप्लाज्म। ध्यान से बिल्कुल समझेंगे, साइटोप्लाज्म। ये मैंने जब इंट्रोडक्शन दे रहा था तब मैंने ये साइटोप्लाज्म से संबंधित चीज़ें मैंने बताई थी, प्रोटोप्लाज्म से संबंधित भी चीज़ें मैंने बताई थी। और इसमें ही बीच में देखिए, कोशिका के बीच में देखिए क्या होता है, ये केंद्रक प्रेजेंट होता है ना दोस्तों, यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस न्यूक्लियस में ही देखिए, इस न्यूक्लियस में ही क्या प्रेजेंट होगा, ये जो द्रव भरा हुआ है इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, बात स्पष्ट है। यहीं पर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। हम प्रोटोप्लाज्म के लिए बात कर रहे हैं, तो प्रोटोप्लाज्म जो है किससे मिलकर बना है, देखिए साइटोप्लाज्म और क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। ना दोस्तों स्पष्ट है बात, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए इससे ही संबंधित न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो हम न्यूक्लियस से संबंधित स्टडी करेंगे, है ना। और बाकी साइटोप्लाज्म है, तो दोस्तों क्या, साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, है ना दोस्तों, प्लास्टिड, राइबोसोम, है ना दोस्तों, बात समझ रहे होंगे, वैक्यूल, ये सारी चीज़ें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इन सभी चीज़ों को, है ना दोस्तों, हम लोग बारी बारी देखेंगे। ये साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए आइए देखेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा प्रोटोप्लाज्म था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये क्या है, ये जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार किसे कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म को।
ठीक है, इस चीज़ को नोट पॉइंट बनाकर आप लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट बातें हैं, चलिए आगे देखेंगे। मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, देखिए टीजीटी जैसे बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए जूनियर, देखिए किसी भी स्टेट की जूनियर वैकेंसी आती है ना, अगर जूनियर में साइंस सब्जेक्ट है तो बायो तो पूछी ही जाती है ना दोस्तों। ये बिल्कुल परफेक्ट है क्लास। और टीजीटी के लिए है ना दोस्तों, साइंस टीजीटी के लिए जिसमें बायो पूछी जाती है, बिल्कुल परफेक्ट क्लास है। बात समझ रहे होंगे, किसी भी स्टेट में जो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है, बात समझिएंगे। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए पॉइंट लिखेंगे। साइटोप्लाज्म में कोशिकाओं के विभिन्न अंग बिखरे होते हैं। साइटो का अध्ययन करेंगे हम लोग। चलिए देखेंगे, मैंने बताया काफ़ी चीज़ें बताई है ना दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, राइबोसोम्स हो गया, सेल्फ केंद्रक भी हो गया है ना दोस्तों, बीचों बीच प्रेजेंट होता है। हालांकि इसकी हम अलग से स्टडी करते हैं, ये भी एक बड़ा टॉपिक होता है केंद्रक, बहुत ही अच्छा इससे प्रश्न बनते हैं है ना दोस्तों। केंद्रक केंद्रक के अंदर काफ़ी चीज़ें होती, उन चीज़ों को भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, राइबोसोम्स हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल्स हो गया है ना दोस्तों। इन सभी चीज़ों को हम, मीसोसोम्स वगैरह हो गए, इन सभी चीज़ों को हम सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में हम पढ़ेंगे। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। देखेंगे, पहला हम देखेंगे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए देखेंगे खोज किसने की। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे क्या, कोलिकर। ठीक है, कोलिकर, कोलिकर ने की। ठीक है, अब इसके बाद देखिए टर्म जो है माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया है ना दोस्तों। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म गिवन बाय, टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, शॉर्ट में चीज़ें देखेंगे, कॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किसने टर्म दिया, गिवन बाय सी बेंडा। ठीक है, सी बेंडा, इसे आप याद रखेंगे है ना दोस्तों। कोलिकर, ठीक है, कोलिकर, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और देखिए टर्म बायोप्लास्ट किसने दिया, हम इसे बायोप्लास्ट भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया हम क्या कहते हैं, बायोप्लास्ट। तो टर्म माइटो बायोप्लास्ट टर्म गिवन बाय, टर्म जो है बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट किसने दिया है ना दोस्तों, ये दिया अल्टमान ने, अल्टमान ने। ठीक है, कहीं कहीं अल्टमान और एक और आते हैं वैज्ञानिक, फ्लेमिंग। हालांकि फ्लेमिंग ने फिलोप्लाज्म भी वर्ड दिया माइटोकॉन्ड्रिया है ना दोस्तों। टर्म फिलो फिलो फिलोप्लाज्म। ठीक है, फिलोप्लाज्म किसने दिया, फ्लेमिंग ने दिया, फ्लेमिंग। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये खोज की यह बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, पूछ लिए जाते हैं अलग अलग तौर पर। बायोप्लास्ट नाम किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया टर्म किसने दिया, और फिलोप्लाज्म जो है टर्म किसने दिया, फ्लेमिंग ने। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। देखिए पॉइंट लिख लेंगे। ये जो ऑर्गन है ना, सेल का ये जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन कहलाता है, ये मोस्ट एक्टिव एंड बिजी ऑर्गन होता है। ठीक है, अब लिख लेंगे शॉर्ट में, मोस्ट एक्टिव एंड बिजी। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेंगे। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, अच्छा मोस्ट एक्टिव जो है किसमें रहेगा, अगर हम किसकी बात कर लें, एनिमल सेल की बात कर लें, एनिमल सेल, एनिमल सेल की बात करें तो इसमें जो है मोस्ट एक्टिव रहेगा, मोस्ट एक्टिव देन प्लांट सेल। ठीक है, देन प्लांट सेल।
दोस्तों पॉइंट सीधे सीधे लिख लेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है, एब्सेंट होती है, यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। मैंने एग्जाम्पल ही लिखाए थे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। चलिए आगे देखेंगे। देखिए अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर को जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी पेपर में आपके स्ट्रक्चर को दे करके ही उसके नाम नेमिंग पूछ लेता है। चलिए देखेंगे, स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। चलिए देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए मैं बना रहा हूँ, ध्यान से आप लोग बनाते रहिएगा। इस तरह से आपने फिगर में पहले कभी देखा भी होगा। चलिए ये देखेंगे। अच्छा देखिए, देखिए नेमिंग भी करते चलेंगे। ये हमारी आउटर लेयर होती है, आउटर मेम्ब्रेन बोल देंगे, है ना, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी के अंदर ये जो है ये इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी इनर मेम्ब्रेन में देखिए क्या प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टी बोल देते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल स्पष्ट बात है, ध्यान से सुनिएगा। इन्हें हम क्रिस्टी कह देते हैं। देखिए जो मैं यहाँ पर नेमिंग कर रहा हूँ उसी को मैं पॉइंट वाइज लिखा दूंगा, इसलिए यहाँ बहुत ध्यान से समझ लीजिए। चलिए दोस्तों देखेंगे आगे। इसे हम क्रिस्टी कह देते हैं। अब देखिए यहीं पर इसमें क्या भरा होता है। देखिए ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये चीज़ देख लीजिए, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसी पर एक देखिए ऑक्सीसोम्स लगे होते हैं, है ना दोस्तों, जिसे हम F1 पार्टिकल या F0 पार्टिकल कहते हैं। हम इसे सीधे सीधे बात कहें तो इस पर क्या है कि ये F1 पार्टिकल होते हैं, इन्हें नाम देते हैं, है ना दोस्तों। ये पूरी इनर लेयर में फैले होते हैं, हर जगह, हर जगह का मतलब इनर लेयर की हर जगह, ठीक है। ये इनर लेयर में फैले होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। और ये जो पार्टिकल है ना दोस्तों, ये क्या है, F1 पार्टिकल, है ना दोस्तों। इसे हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा। बाकी इसके बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, है ना दोस्तों, मैट्रिक्स भरा होता है। इस मैट्रिक्स में ही देखिए क्रेब्स साइकिल जो है, क्रेब साइकिल की प्रोसेस पूरा होता है यहीं पर, क्रेब साइकिल होती है यहीं पर। इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। वो पॉइंट आगे लिखाऊंगा क्रेब साइकिल के लिए, ठीक है। और देखिए यहीं पर क्या है कि क्या प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जगह जगह पर राइबोसोम्स मिलेंगे आपको। ये जो पॉइंट वाली चीज़ें बता रहा हूँ, पॉइंट वाइज जैसे दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स हो जाते हैं, है ना दोस्तों। क्या हो गए, ये हो गए राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम। और कैसा राइबोसोम्स, ये 70S टाइप का राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। तो बात खत्म, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 70S टाइप का राइबोसोम होता है और इसी में सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए, इसका खुद का अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। ये डीएनए जो है कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते थे, सर्कुलर डीएनए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए मैंने क्या कहा था, देखिए ये F1 पार्टिकल, ठीक है, इन्हें हम ऑक्सीसोम भी कह देते हैं। ये देखिए F1 पार्टिकल की हम बात कर लें, देखिए ये जो है ये इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से। ये जो पोर्शन है दिख रहा होगा आपको, ये जो पोर्शन है इसे हम कह देते हैं F1 पार्टिकल, ठीक है, F1 पोर्शन या पार्टिकल, ठीक है, F1 पार्टिकल। ये जो है ये F0 पार्टिकल कहलाएगा, F0 पार्टिकल कहलाएगा, है ना दोस्तों। और
ये जो वन पार्टिकल है ये क्या करता है, ये एनर्जी स्टोर करता है एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, एनर्जी स्टोर करता है। बात समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसे हम और क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम के नाम से भी जानते हैं। यही पॉइंट हमें सब लिखाने हैं। चलिए आगे देखेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलिए आगे देखेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है ना दोस्तों, डबल मेम्ब्रेनस। डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है ये, डबल लेयर मेम्ब्रेन। दोस्तों बात स्पष्ट है। देखिए ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, इनर वाली मेम्ब्रेन क्या है, ये इस पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, है ना दोस्तों। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी। सीधे से लिखेंगे इनर मेम्ब्रेन, है ना दोस्तों। इनर मेम्ब्रेन में दोस्तों क्या, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। मैंने फिंगर, है ना दोस्तों, मैंने फिगर में दिखाया था, इसे क्रिस्टी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, और देखिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसमें एक द्रव भरा होता है, सारे पॉइंट्स हम लिख लेंगे। इसमें द्रव मैट्रिक्स नाम का भरा होता है। इसी मैट्रिक्स में एक क्रेब साइकिल की प्रक्रिया होती है। इस मैट्रिक्स में 70s टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयन एंड कॉपर आयन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। कितनी सारी बातें होंगी। मैट्रिक्स जो है मेनली लिक्विड प्रोटीन होता है। चलिए मैट्रिक्स के बारे में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स, है ना दोस्तों। देखिए देखिए मैट्रिक्स जो है भरा होता है, इस तरह से लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया में यानी इसमें मैट्रिक्स द्रव भरा होता है। ना दोस्तों द्रव भरा होता है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। देखिए इस तरह से आप लिख लीजिए, ध्यान में रहेगा क्या क्या। और देखिए क्या है कि सर्कुलर डीएनए, है ना दोस्तों, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स वो भी कैसे, 70s टाइप के। ठीक है, और क्या दोस्तों हो जाएगा प्रेजेंट, इसी में देखिए क्रेब्स साइकिल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रेब्स साइकिल साइकिल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब मैट्रिक्स में ही क्रेब साइकिल की प्रक्रिया होती है ना दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे। और इसमें देखिए कैल्शियम आयन एंड कॉपर आयन भी प्रेजेंट होते हैं, इसे भी लिख लीजिए। कैल्शियम आयन एंड कॉपर आयन प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे देखेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इतने इनफ है पॉइंट। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। चलिए आइए देखते हैं, देखेंगे दोस्तों। चलिए आइए देखेंगे। देखिए इसमें ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसकी इनर मेम्ब्रेन, है ना दोस्तों। चलिए देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन, है ना दोस्तों। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में, इनर मेम्ब्रेन में
क्या लगे होते हैं दोस्तों? देखिए F1 या F0 पार्टिकल लगे होते हैं, ठीक है, लगे होते हैं या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे लिख लें, पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन्हें हम और क्या नाम देते हैं? ऑक्सीसोम, ठीक है, लगे होते हैं, इन्हें ऑक्सीसोम भी कहते हैं, ऑक्सीसोम, ठीक है, ऑक्सीसोम भी कहते हैं, भी कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे। और देखिए ये जो ऑक्सीसोम है ना, इन्हीं में, ठीक है, यहीं पर ही क्या है कि एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा यानी एनर्जी स्टोर होती है। चलिए आगे देखेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी उम्मीद करता हूँ। जो मैंने फिगर में मेंशन किया था बस वही पॉइंट मैं दोहरा रहा हूँ। चलिए आगे देखेंगे। चलिए अभी जगह है, इसमें आगे देखेंगे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रोसेस संपन्न होती है, इसकी प्रक्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं, है ना दोस्तों। चलिए देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, सेलुलर पावर हाउस कहते हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे देखेंगे और देखेंगे। देखिए इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, मैंने लिखाया ही है। माइटोकॉन्ड्रिया के अपने डीएनए प्रेजेंट होते हैं, मैंने ये भी बात लिखाई है मैट्रिक्स के अंदर, है ना दोस्तों। प्रत्येक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है, चलिए ये देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रत्येक सेल में, है ना दोस्तों, प्रत्येक सेल में, प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की जो है संख्या संख्या कितनी पाई जाती है? 50 से 50,000, है ना दोस्तों, के बीच पाई जाती है, के बीच होती है। चीज़ को आप याद रखेंगे। बात समझ रहे होंगे, स्पष्ट है बात। चलिए आगे देखेंगे। रासायनिक संगठन देखेंगे। केमिकल कंपोजिशन, देखिए केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पूछ लिए जाते हैं। देखिए प्रोटीन जो है कितना, 65 से 70% प्रेजेंट होगा, है ना दोस्तों। लिपिड जो है, लिपिड या हम कहते हैं फास्फोलिपिड दोस्तों कितना प्रेजेंट होगा? 25%, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये छोटी सी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित सेल का ये महत्वपूर्ण ऑर्गन है, मैंने इसको कंप्लीट कराया है, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रक, केंद्रक, है ना दोस्तों,
न्यूक्लियस। देखेंगे दोस्तों क्या है कि देखिए इसकी डिस्कवर यानी कि इसकी खोज डिस्कवर्ड बाय ना दोस्तों, इसकी खोज किसने की? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन है ना दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने की। इंपॉर्टेंट बात है, 1831 में की। इसके फिगर की बात कर लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, देखेंगे ध्यान से। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। देखिए जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो सेल है इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है ना दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। और इसके चारों ओर ना दोस्तों ये सेल मेम्ब्रेन होती है। इसका जिक्र हो चुका है ना दोस्तों, इसके बारे में मैंने बताया था। आप पिछली क्लास उठा करके देखेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगी चीज़ें ये इस तरह से ना दोस्तों। ये जो है ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, मैं लिख दे रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन। स्पष्ट है चीज़ें, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये सेल मेम्ब्रेन हो गई और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म है ना दोस्तों। और देखिए इसमें ही है ना दोस्तों, इसमें ही बीच में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना दोस्तों। इसे हम कह देंगे क्या दोस्तों? न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस। और देखिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे, इस न्यूक्लियस में ही देखिए क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म है ना दोस्तों। इसमें क्या प्रेजेंट है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। न्यूक्लियो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना दोस्तों। इस चीज़ को आप देखेंगे ध्यान से। और देखिए यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों ओर ना दोस्तों देखिए इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ध्यान से देख पा रहे होंगे आप सभी लोग ना दोस्तों। और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो इस तरह से, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इस पर पोर पाए जाते हैं। हालांकि ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना दोस्तों। इसी पर क्या पाए जाते हैं? ये देखिए ये न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, न्यूक्लियर पोर। और इसी न्यूक्लियस के अंदर देखिए ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं है ना दोस्तों। हालांकि ये क्रोमेटिन धागे के रूप में प्रेजेंट होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। उधर जगह है नहीं तो दोस्तों मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। बिल्कुल स्पष्ट बात समझ में आ रही होगी ना दोस्तों, ठीक है। इसमें ही ये क्रोमेटिन प्रेजेंट होते हैं, धागे के रूप में संरचना होती है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। इसे हम क्या कह देंगे? क्रोमेटिन, क्रोमेटिन, ठीक है। ये इस तरह से आप देखेंगे। चलिए देखिए ये न्यूक्लियस की ये चीज़ें हो गई हैं है ना दोस्तों। ये फिगर हो गया, आप ज़रूर फिगर आउट करिए। और ये साइटोप्लाज्म है, इसी साइटोप्लाज्म में मैंने क्या बताया था दोस्तों? सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं है ना दोस्तों। मैंने अभी तक चीज़ें बताई हैं ना, वही चीज़ें जो है अब हम मेंशन करेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा, देखेंगे। देखिए न्यूक्लियस क्या है? ये गोलाकार संरचना है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है इसका, ये गोलाकार संरचना है। आपने फिगर में देखा था, संरचना है ना दोस्तों। और देखिए ये गोलाकार संरचना है जो सेल के मध्य में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो सेल के मध्य में प्रेजेंट होती है।
ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट होती है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा अगला पॉइंट। देखेंगे न्यूक्लियस में दोस्तों जेनेटिकल मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखेंगे न्यूक्लियस में आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ क्या दोस्तों, आनुवांशिक पदार्थ इसे हम जेनेटिकल मटेरियल है ना, जेनेटिकल मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। देखिए ये क्या होता है कि सेल के सभी फंक्शनल एक्टिविटी को कंट्रोल में करता है ना दोस्तों। स्पष्ट बात लिख लेंगे। जो देखिए न्यूक्लियस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है दोस्तों, सेल के सभी क्रियात्मक कार्यों को कंट्रोल करता है, जो सेल के सभी फंक्शनल दोस्तों, फंक्शनल एक्टिविटीज क्रियात्मक कार्यों को सेल के सभी फंक्शनल एक्टिविटीज क्रियात्मक कार्यों को नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। न्यूक्लियस के चारों ओर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ना दोस्तों, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, पॉइंट लिख रहे हैं, मैं पॉइंट लिखने चल रहा हूँ। न्यूक्लियस के चारों ओर मैंने फिगर में मेंशन भी किया था, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के चारों ओर डबल डबल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसे हमने क्या नाम दिया था फिगर में, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। बात ध्यान से लिखिएगा, लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है दोस्तों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से, देखिए स्पष्ट है बात। देखिए जैसे ये हमारी सेल थी, इस सेल में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ध्यान से समझिए, है ना दोस्तों। और ये जो थी हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, है ना दोस्तों। ये हमारा न्यूक्लियस है ना, अब इस न्यूक्लियस को कहीं ना कहीं इस साइटोप्लाज्म से अलग कर रही है ना दोस्तों। ये हमारे पोर्स प्रेजेंट थे। ये चीज़ थी बात इस पॉइंट में। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए न्यूक्लियस में एक तरल पदार्थ भरा होता है ना दोस्तों, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। मैंने मेंशन किया था ना फिगर में, बस वही बातें लिख रहा हूँ, ठीक है। जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। चलिए देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, देखिएगा। न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में देखिए क्या भरा होता है दोस्तों, देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, ठीक है। न्यूक्लियस में एक
तरल पदार्थ न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, मिलकर बनता है या बना होता है। स्पष्ट है बात, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख लेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियोप्लाज्म किससे किससे, प्रोटीन, प्रोटीन प्लस फास्फोरस प्लस न्यूक्लिक एसिड से बना होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। चलिए हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। देखिए न्यूक्लियस में मैंने बताया था थ्रेड थ्रेड लाइक धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। और ये क्रोमेटिन क्या होते हैं, सेल डिवीजन के समय मोटे होकर क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में ठीक है, क्या स्ट्रक्चर बना बताया था मैंने, ये ये न्यूक्लियस था, है ना दोस्तों। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे ही हुबहू लिखिएगा नोट्स में, थ्रेड लाइक क्रोमेटिन, ठीक है दोस्तों, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ये क्रोमेटिन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्रोमेटिन क्या करेंगे, देखिए सेल डिवीजन के समय, ठीक है, यह क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय क्या करते हैं दोस्तों, ये क्या है कि क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं, मोटे होकर के ये क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय ना दोस्तों, समय मोटे होकर क्रोमोसोम्स में या गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित होते हैं। उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी, है ना दोस्तों। जब सेल डिवीजन बताया जाएगा आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, है ना दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट हो जाएगा, देखिए इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं। जब सेल डिवीजन होता है, अब ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, है ना दोस्तों, ये किसके बने होते हैं, ध्यान से देखेंगे, देखेंगे ये क्रोमोसोम यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये क्रोमोसोम्स किसके बने होंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए व आरएनए के मिलकर बने होते हैं, बात समझ गए। ये क्रोमोसोम्स किसके किसके, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, और दोस्तों किसके, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, और दोस्तों किसके, डीएनए व आरएनए से मिलकर बने होते हैं, ठीक है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप याद रखिए, ठीक है। एक और पॉइंट देखते हैं, देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म में, है ना दोस्तों, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, है ना दोस्तों। जो क्या करता है दोस्तों, ये क्या है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। चलिए लिख लेंगे पॉइंट,
न्यूक्लियो प्लाज्म में, है ना दोस्तों, एक गोलाकार संरचना प्रेजेंट होता है। बात समझ गए? ठीक है। यह न्यूक्लियोलस क्या करता है? यह न्यूक्लियोलस देखिए प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। ठीक, और क्या करेगा? प्रोटीन की सिंथेसिस और किसका निर्माण? राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। बात समझ गए? ये देखिए केंद्रक यानी न्यूक्लियस से संबंधित ये मैंने इतने पॉइंट कराए, बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग नोट कर रहे होंगे और स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाइए। ये बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं, है ना दोस्तों, फ्री क्लासेस। बीच बीच में मैं देखिए बीच बीच में मैं लाइव क्लास भी लेता रहूँगा। ठीक है, लाइव क्लासेस, है ना दोस्तों, ज्वाइन करना जरूर, और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, शेयर जरूर करना। ठीक है, शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये केंद्रक मैंने टॉपिक कराया, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको चीज़ें मिलेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। ऐसे अगले बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।